कल्पना कीजिए, एक शांत, सुकून भरी रात का। आप आसमान को देख रहे हैं, जो अनगिनत तारों से भरा हुआ है। हर तारा एक दूर का सूरज है, जो शायद अपनी ही दुनिया को रोशनी दे रहा है। अब सोचिए, आपने कल जिस चमकती हुई बिंदु को देखा था, वो आज अचानक गायब हो जाए। वो बुझी नहीं, ना ही किसी जबरदस्त धमाके के साथ फटी, बल्कि सचमुच में गायब हो गई, जैसे उसे आसमान के कैनवस से मिटा दिया गया हो। ये किसी साइंस फिक्शन उपन्यास की शुरुआत लगती है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक खगोलीय पहेली है, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है? आज हम ब्रह्मांड की हमारी समझ की अंतिम सीमा तक की यात्रा पर निकलेंगे, ताकि एक ऐसे तारे के रहस्य की जांच कर सके, जो लगभग रातों रात गायब हो गया। यह एक ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी है, एक विशाल तारे की शांत हत्या और एक चौंकाने वाली खोज की कहानी, जो सितारों के जीवन चक्र के बारे में हमारी जानकारी को हमेशा के लिए बदल सकती है। तैयार हो जाइए, हम 21वीं सदी के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक में उतरने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम तारे के गायब होने की कहानी पर आएं, आइए जल्दी से यह याद कर लेते हैं कि तारे आखिर जीते और मरते कैसे हैं। और ये समझना जरूरी है कि यह गायब होना इतनी बड़ी विसंगति, एनोमली क्यों है। अपने जीवन के अधिकांश हिस्से में हमारे सूर्य जैसा तारा शांति से अपने केंद्र, कोर में हाइड्रोजन जलाता है, जिसे वह हीलियम में बदलता है। इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो तारे को चमकाती है और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के बल का विरोध करती है, जो उसे अंदर की ओर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन ईंधन हमेशा के लिए नहीं होता। जब केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तो तारा हीलियम जलाना शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे और भी भारी तत्वों को। उसका भविष्य उसके द्रव्यमान, मैस पर निर्भर करता है। हमारे सूर्य जैसे तारे अपने जीवन के अंत में अपनी बाहरी परतों को त्याग देते हैं, जिससे एक खूबसूरत ग्रहीय निहारिका, प्लैनेटरी नेबुला बनती है। और केंद्र में एक छोटा, घना और गर्म श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ बचता है, जो अरबों सालों तक ठंडा होता रहेगा। लेकिन विशाल तारों के साथ, जो सूर्य से दसियों गुना भारी होते हैं, कहानी बहुत ज्यादा नाटकीय होती है। उनका अंत एक भव्य प्रदर्शन होता है। जब उनके केंद्र में संलयन के लिए ईंधन खत्म हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है और तारा अपने ही भार के नीचे सिकुड़ने, कोलैप्स लगता है। यह सिकुड़न एक भयंकर विस्फोट को जन्म देती है, जिसे सुपरनोवा, सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। कुछ समय के लिए एक सुपरनोवा अपनी पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमक सकता है। यह अंतरिक्ष में भारी तत्वों को बिखेर देता है, जिनसे बाद में नए तारे, ग्रह और यहां तक कि हम भी बनते हैं। विस्फोट के बाद या तो एक अति सघन न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार, बचता है, या यदि तारा बहुत विशाल था, तो एक ब्लैक होल, ब्लैक होल। इस परिदृश्य को याद रखें, सिकुड़न, विस्फोट, एक तेज चमक। भौतिकी के सभी नियमों के अनुसार बड़े तारों का अंत इसी तरह होना चाहिए। और अब कल्पना कीजिए खगोलविदों के सदमे की, जब ऐसा ही एक विशाल तारा सभी नियमों को तोड़कर, बिना किसी विदाई या चकाचौंध वाली चमक के, चुपचाप मंच से चला गया। हमारी कहानी एक ऐसी आकाशगंगा से शुरू होती है, जिस पर खगोल शास्त्रियों की खास नजर रहती है। इसे एनजीसी 6946, एनजीसी 6946 नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका एक ज्यादा काव्यात्मक नाम भी है, आतिशबाजी आकाशगंगा, यानी फायरवर्क्स गैलेक्सी। ये हमसे लगभग 22 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर सेफियस तारामंडल में स्थित है। इसे यह उपनाम यूं ही नहीं मिला है। दरअसल इस गैलेक्सी में सुपरनोवा, सुपरनोवे का विस्फोट असामान्य रूप से बार बार होता है। यह हमारे मिल्की वे की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछली एक सदी में यहाँ 10 ऐसे बड़े विस्फोट दर्ज किए गए हैं। यही वजह है कि यह विशाल तारों के जीवन के अंतिम चरणों का अध्ययन करने के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक प्रयोगशाला बन जाती है। खगोल शास्त्री सचमुच इस पर लगातार नजर बनाए रखते हैं,
और अपने अगले अंतरिक्ष आतिशबाजी कॉस्मिक सल्यूट का इंतजार करते हैं। और ठीक उसी जगह तारों के इस विशाल महानगर के बीच हमारा मुख्य किरदार रहता था। एक ऐसा तारा जिसे वैज्ञानिकों की पूरी एक पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी पहेली बनना था। इसका आधिकारिक नाम है N6946 BH1। N6946 BH1। यह महज एक तारा नहीं था, बल्कि एक सच्चा महादानव था। एक नीला महादानव, ब्लू सुपरजायंट। अनुमान के मुताबिक इसका द्रव्यमान मैस हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 25 गुना ज्यादा था और इसकी चमक लाखों गुना अधिक थी। अगर यह तारा हमारे सूर्य की जगह पर होता, तो इसकी सतह पृथ्वी की कक्षा अर्थ्स ऑर्बिट से भी बहुत आगे तक फैली होती और इसका प्रकाश आंतरिक सौरमंडल के सभी ग्रहों को जलाकर राख कर देता। ये वास्तव में एक अंतरिक्षीय टाइटन, कॉस्मिक टाइटन था, जिसे एक छोटे मगर बेहद चमकीले जीवन के लिए, और जैसा कि सभी उम्मीद कर रहे थे, एक शानदार और नाटकीय मौत के लिए नियत किया गया था। साल 2001 से 2007 तक खगोल शास्त्रियों ने जमीनी और अंतरिक्ष आधारित कई अलग-अलग टेलीस्कोपों की मदद से इस पर नजर रखी। यह स्थिर, चमकीला था और किसी भी तरह की आपदा का संकेत नहीं दे रहा था। यह बस अरबों अन्य तारों की तरह मौजूद था, अपने समय का इंतजार कर रहा था, जो खगोलीय पैमानों पर अब बस आने ही वाला था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इसका अंत एक जोरदार विस्फोट के बजाय एक शांत और रहस्यमय गुमशुदगी होगी। एक ऐसी गुमशुदगी जिसने वैज्ञानिकों को तारकीय विकास, स्टेलर रिवोल्यूशन के मूलभूत नियमों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। सब कुछ साल 2009 में शुरू हुआ, जब खगोल शास्त्रियों ने कुछ अजीब चीज देखी। साल 2009 में फायरवर्क आकाशगंगा फायरवर्क्स गैलेक्सी पर किए जा रहे सामान्य अवलोकन ने पहला चौंकाने वाला रहस्य सामने रखा। N6946BH1, N6646BH1 नामक तारा, जो तब तक पूरी तरह से सामान्य और अनुमानित ढंग से व्यवहार कर रहा था, अचानक अपनी चमक तेजी से बढ़ाने लगा। महज कुछ ही महीनों में यह हमारे सूर्य की तुलना में लगभग 10 लाख गुना, 1 मिलियन गुना अधिक चमकदार हो गया। यह एक विस्फोट जैसा था, लेकिन किसी वास्तविक सुपरनोवा से बहुत कमजोर। हालांकि ऐसा व्यवहार पूरी तरह से अनूठा, यूनिक नहीं है। ब्रह्मांड में चमकीले नीले चर तारे, लुमिनस ब्लू वेरिएबल्स नामक विशाल और अस्थिर तारे मौजूद हैं, जो समय समय पर अपनी बाहरी परतों को त्याग देते हैं। इन विस्फोटों को छद्म सुपरनोवा, सूडो सुपरनोवा ए कहा जाता है, और ये कुछ समय के लिए तारे की चमक को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा का एटा कैरिनाई इसका एक जाना माना उदाहरण है। वैज्ञानिकों ने यही अनुमान लगाया कि वे ऐसी ही प्रक्रिया देख रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद इस विशाल तारे ने अंतरिक्ष में बस थोड़ा सा पदार्थ उत्सर्जित किया है, यानी यह एक क्षणिक आउटबर्स्ट था और जल्द ही यह अपनी सामान्य स्थिति में लौट आएगा। यह परिकल्पना, हाइपोथेसिस, काफी तार्किक लग रही थी और इस घटना की व्याख्या भी कर रही थी। खगोलविदों ने तारे की निगरानी जारी रखी, यह उम्मीद करते हुए कि चमक के चरम पर पहुंचने के बाद यह धीरे धीरे अपनी पिछली अवस्था में वापस आ जाएगा, और आंशिक रूप से ऐसा हुआ भी। अगले कुछ वर्षों तक तारे की चमक सचमुच कम होने लगी। सब कुछ अनुमान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल 2015 तक तारे की चमक केवल अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आई, बल्कि यह और मंद होता चला गया, जब तक कि यह ऑप्टिकल रेंज, दृश्यमान सीमा से पूरी तरह गायब नहीं हो गया। जिस जगह कुछ साल पहले एक नीला महादानव, ब्लू सुपरजायंट चमक रहा था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। अविश्वसनीय रूप से तेज नजर रखने वाला हबल टेलीस्कोप भी उसे नहीं देख पा रहा था। यह एक बड़ा झटका था। 25 सूर्यों के द्रव्यमान वाला मास एक तारा ऐसे ही अंतरिक्ष में गायब नहीं हो सकता। यह भौतिकी, फिजिक्स के सबसे मौलिक नियमों में से एक, द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी
का उल्लंघन करता है। वह सारा पदार्थ कहाँ गया? वह सारी ऊर्जा कहाँ चली गई? यह अंतरिक्ष के पैमाने पर किया गया एक जादुई करतब जैसा था। अब वैज्ञानिकों के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसकी तुलना एक आदर्श अपराध, परफेक्ट क्राइम, की जांच से की जा सकती थी। अपराध स्थल मौजूद था, लापता शिकार भी था, लेकिन न तो कोई शव, न कोई हथियार और न ही कोई स्पष्ट सबूत। तो वह तारा गायब हो गया। खगोलविदों के मन में जो सबसे पहला और स्वाभाविक विचार आया, वह यह था कि शायद उन्होंने कुछ मिस कर दिया। क्या पता सुपरनोवा का विस्फोट हो गया हो और किसी कारणवश वह दिखाई न दिया हो। हालांकि ऐसा होना काफी मुश्किल था, क्योंकि फायरवर्क्स गैलेक्सी लगातार निगरानी में रहती है। इतनी भारी तारे का विस्फोट महीनों तक दिखने वाली एक अविश्वसनीय रूप से चमकदार घटना होती। ऐसी चीज को अनदेखा करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन विज्ञान हर पहलू की जांच मांगता है, चाहे वह कितना भी स्पष्ट क्यों न हो। इसलिए वैज्ञानिकों ने उस दौरान किए गए सभी अवलोकनों के रिकॉर्ड्स को ध्यान से दोबारा चेक किया। सुपरनोवा की विशेषता वाली किसी भी तेज चमक का कोई निशान नहीं मिला। इसका मतलब था कि कोई सामान्य विस्फोट हुआ ही नहीं था। तभी दूसरी परिकल्पना सामने आई। क्या हो अगर तारा कहीं गया ही न हो, बस छिप गया हो? हम जानते हैं कि तारे, खासकर अपने जीवन के अंतिम चरणों में, भारी मात्रा में पदार्थ बाहर फेंकते हैं, जिससे उनके चारों ओर धूल के घने बादल बन जाते हैं। हो सकता है कि 2009 में जो चमक दिखाई दी थी, वह ऐसा ही कोई पदार्थ का उत्सर्जन रहा हो। यह धूल का बादल इतना घना हो गया होगा कि उसने तारे को हमारी दूरबीनों से पूरी तरह छिपा दिया हो। उसके सारे दृश्य प्रकाश को सोख लिया हो। यह सिद्धांत आकर्षक था और इसके लिए किसी नए तरह के भौतिक विज्ञान की जरूरत नहीं थी। अंतरिक्ष में धूल होना एक सामान्य बात है। हालांकि इस सिद्धांत में भी एक कमजोरी थी। जब धूल तारे से आने वाले दृश्य प्रकाश को सोखती है, तो उसे गर्म होना चाहिए और फिर अवरक्त विकिरण के रूप में तेजी से गर्मी उत्सर्जित करनी चाहिए। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी गर्म बल्ब को मोटे कंबल से ढक दें। कंबल खुद गर्म हो जाएगा और गर्मी छोड़ेगा। इस परिकल्पना की जांच करने के लिए खगोलविदों ने लापता तारे की जगह पर स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को फोकस किया, जो विशेष रूप से अवरक्त किरणों में अवलोकन करने के लिए बना है। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अवरक्त विकिरण का एक चमकदार स्रोत दिखाई देगा, वही गर्म धूल का पर्दा। लेकिन अवलोकन के नतीजे एक बार फिर हैरान करने वाले थे। हाँ, उस स्थान पर अवरक्त विकिरण की कुछ अतिरिक्त मात्रा जरूर दर्ज की गई, लेकिन यह इतनी कम थी कि इसे धूल के बादल के पीछे छिपे किसी विशाल तारे से जोड़ा नहीं जा सकता था। इसका मतलब था कि धूल के पर्दे वाला सिद्धांत भी काम नहीं कर रहा था। तारा वास्तव में गायब हो गया था और उसे कोई धूल नहीं छिपा रही थी। यह रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। जब सरल और स्पष्टीकरण काम नहीं करते हैं, तो वैज्ञानिकों को अधिक असामान्य और साहसी विचारों की ओर मुड़ना पड़ता है। और ऐसा ही एक विचार, जिसने खगोल भौतिकविदों के बीच लोकप्रियता हासिल करनी शुरू कर दी है, वह वास्तव में क्रांतिकारी था। क्या होगा अगर हमने किसी ब्लैक होल के जन्म को देखा, लेकिन किसी सुपरनोवा के भयानक विस्फोट से नहीं, बल्कि एक शांत और अदृश्य पतन, कोलैप्स के माध्यम से? इस अवधारणा को असफल सुपरनोवा या पूर्ण पतन, कंप्लीट कोलैप्स, नाम दिया गया। आइए समझते हैं कि यह क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, मानक मॉडल में एक विशाल तारे के कोर का पतन एक शॉक वेव पैदा करता है, जो तारे की बाहरी परतों को फाड़कर विस्फोट करता है। लेकिन क्या होगा अगर यह शॉक वेव तारे के भयंकर गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो? ऐसी स्थिति में विस्फोट नहीं होगा। तारे का सारा पदार्थ, उसकी सभी बाहरी परतें, बस कोर का पीछा करेंगी और सीधे नवजात ब्लैक होल में गिर जाएंगी। एक शानदार आतिशबाजी के बजाय हमें केवल एक शांत सिकुड़न, सिंक मिलती है। तारा अपनी ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा निगल लिया जाता है और आंखों से ओझल हो जाता है। यह सिद्धांत लंबे समय तक केवल कागज पर एक सैद्धांतिक संभावना के रूप में मौजूद था।
किसी ने भी पहले कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था। यह माना जाता था कि यह एक अत्यंत दुर्लभ घटना है, अगर यह संभव भी हो तो। लेकिन N6946 PH1 तारे का गायब होना इस परिदृश्य में पूरी तरह फिट बैठता था। 2009 2009 में हुई चमक तारे की अंतिम पीड़ा हो सकती है। संभवतः यह वह क्षण था जब तारे का कोर ढह गया और कुछ ऊर्जा न्यूट्रिनो के रूप में बाहर निकली। न्यूट्रिनो का यह प्रवाह थोड़े समय के लिए तारे की बाहरी परतों को ऊर्जावान बना सकता था, जिससे वे फैलकर चमक उठीं। लेकिन एक पूर्ण विस्फोट के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी, और इस छोटी सी चमक के बाद तारे का बाकी सारा द्रव्यमान कोर के पीछे पीछे गुरुत्वाकर्षण की खाई में समा गया। वह हल्का इंफ्रारेड विकिरण जिसे स्पिट्जर टेलीस्कोप ने दर्ज किया था, इस मॉडल में भी अपना स्पष्टीकरण पाता है। यह ब्लैक होल पर गिर रहे पदार्थ की बची हुई गर्मी हो सकती है। गिरने की प्रक्रिया में यह गर्म हुआ, लेकिन उतना तेज नहीं जितना सुपरनोवा विस्फोट के दौरान होता है। इस प्रकार असफल सुपरनोवा की परिकल्पना ने सभी देखे गए तथ्यों की अत्यंत कुशलता से व्याख्या की। प्रारंभिक चमक, दृश्य प्रकाश में बाद में गायब होना और इंफ्रारेड रेंज में हल्का अवशिष्ट चमक। पहली बार वैज्ञानिकों के पास इतिहास में दर्ज किए गए पहले असफल सुपरनोवा के लिए एक वास्तविक उम्मीदवार था। असफल सुपरनोवा की यह परिकल्पना बहुत ठोस लगती है, लेकिन विज्ञान में सिर्फ एक अच्छी थ्योरी काफी नहीं होती। हमें पक्के सबूत चाहिए। तो तारे के गायब होने के अलावा कौन से ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि यह तारा सीधे एक ब्लैक होल में बदल गया? एक मुख्य सबूत साल 2009 में हुई उस चमक का विश्लेषण है। वैज्ञानिकों ने उसके स्पेक्ट्रम और चमक का बारीकी से अध्ययन किया। पता चला कि यह चमक न तो किसी पारंपरिक सुपरनोवा जैसी थी और न ही किसी सामान्य चमकीले नीलेचर तारे की तरह। इसकी ऊर्जा पहले वाले के लिए बहुत कम थी, लेकिन दूसरे वाले के लिए बहुत ज्यादा। यह बीच में एक ग्रे जोन में थी, और यह स्थिति ठीक वैसी ही है जो तारे के पूर्ण रूप से ध्वस्त होने से ठीक पहले आने वाले अंतिम आघात के सैद्धांतिक मॉडलों से मेल खाती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रमाण है बचा हुआ इंफ्रारेड विकिरण का पैटर्न। समय के साथ इसका तापमान और चमक धीरे धीरे कम हो रही है। यही उस मॉडल के अनुकूल है जिसमें पहली चमक के दौरान अंतरिक्ष में फेंका गया पदार्थ फैलते हुए धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अगर इस बादल के पीछे कोई गर्म तारा छिपा होता तो इंफ्रारेड विकिरण या तो स्थिर रहता या और बढ़ जाता। लेकिन यहां हमें ठीक उसका उल्टा दिख रहा है। यह मंद पड़ रहा है। ये ऐसा है जैसे अंतरिक्ष में लगी आग पूरी तरह से जलने से पहले ही बुझ गई हो और उसकी जगह सिर्फ ठंडी होती राख बची हो। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने और भी संकेतों की तलाश की। उदाहरण के लिए, जब तारे का कोर ध्वस्त होता है तो भारी मात्रा में न्यूट्रिनो उत्सर्जित होने चाहिए। ये ऐसे सूक्ष्म कण हैं जो पदार्थ के साथ लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। जापान में सुपर काम्योकांडे या अंटार्कटिका में आइस क्यूब जैसे विशेष डिटेक्टर मौजूद हैं जो इन कणों को पकड़ सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से अगर 2009 में फायरवर्क गैलेक्सी की तरफ से न्यूट्रिनो का एक जोरदार धमाका हुआ होता तो ये कोर के ढहने का पक्का सबूत होता। दुर्भाग्य से ऐसा कोई सीधा विस्फोट दर्ज नहीं किया गया। हालांकि इससे यह थ्योरी खारिज नहीं होती। हो सकता है कि विस्फोट बहुत कमजोर रहा हो या उसकी दिशा डिटेक्टरों की जगह से मेल न खाती हो। फिर भी मौजूदा डेटा का पूरा सेट, खुद तारे का गायब हो जाना, शुरुआती चमक का पैटर्न और मंद पड़ रही इंफ्रारेड रोशनी असफल सुपरनोवा के परिदृश्य को सबसे संभावित व्याख्या बनाता है। यह किसी जासूसी उपन्यास जैसा है। कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लेकिन परिस्थितिजन्य सबूत इतने ज्यादा और सुसंगत हैं कि अपराधी, जो इस मामले में गुरुत्वाकर्षण है, की पहचान पर लगभग कोई संदेह नहीं बचता। यदि असफल सुपरनोवा की यह परिकल्पना सच साबित होती है, तो ब्रह्मांड को समझने के लिए इसके बहुत बड़े या कहें कि विशाल परिणाम होंगे। पहला परिणाम यह है कि ब्लैक होल बनने का एक बिल्कुल नया और अब तक अनदेखा तरीका मौजूद है।
हम हमेशा से सोचते थे कि ब्लैक होल सुपरनोवा के भयानक धमाके से पैदा होते हैं, अपने आगमन की घोषणा जोर शोर से करते हैं। लेकिन अब पता चलता है कि ये एकदम शांति से दुनिया की नजर से बचकर भी जन्म ले सकते हैं। ये खोज हमें तथाकथित लापता सुपरनोवा की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग सुपरनोवाए, पर नए सिरे से विचार करने पर मजबूर करती है। बात यह है कि हमारे अवलोकन के अनुसार जितने विशाल तारे हमें दिखते हैं और जितनी संख्या में न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल मौजूद होने चाहिए, हम उससे कहीं कम सुपरनोवा विस्फोट होते हुए देखते हैं। तो बाकी विस्फोट कहाँ गायब हो जाते हैं? हो सकता है कि वे ही ये असफल सुपरनोवा हों। वे कोई शानदार रोशनी का प्रदर्शन किए बिना ही सीधे ब्लैक होल में ढह जाते हैं। यदि ऐसा है, तो ब्रह्मांड में ब्लैक होल की संख्या हमारे अनुमान से काफी अधिक हो सकती है। वे उन जगहों पर छिपे हो सकते हैं जहां हमें उनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ऐसे तारों से पैदा हुए जो हमें लगे कि बस शांत होकर बुझ गए। दूसरा, इस खोज का प्रभाव ब्रह्मांड के रासायनिक विकास, केमिकल इवोल्यूशन पर पड़ता है। सुपरनोवा भारी तत्वों जैसे ऑक्सीजन, लोहा और सोना के उत्पादन की मुख्य फैक्ट्रियां हैं। ये ही वे तत्व हैं जो विस्फोट के बाद आकाशगंगा में बिखरते हैं और पथरीले ग्रहों तथा जीवन के निर्माण को संभव बनाते हैं। यदि विशाल तारों का एक बड़ा हिस्सा विस्फोट नहीं करता, बल्कि ढह जाता है, तो वे अपने सभी भारी तत्वों को अपने साथ ब्लैक होल में खींच लेते हैं। उन्हें हमेशा के लिए गैलेक्टिक पदार्थ के चक्र से बाहर कर देते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से धीमी गति से भारी तत्वों से समृद्ध हो रहा है। आकाशगंगाओं के रासायनिक विकास के मॉडलों को पदार्थों के इस नए रिसाव, लीकेज चैनल को ध्यान में रखते हुए फिर से संशोधित करना होगा। इस प्रकार एक ही घटना, एक दूर की आकाशगंगा में एक तारे का चुपचाप गायब हो जाना, खगोल भौतिकी के पूरे खंडों पर पुनर्विचार की एक श्रृंखला शुरू कर सकती है। यह इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि विज्ञान कैसे काम करता है। एक अवलोकन जो मौजूदा विश्व की तस्वीर में फिट नहीं बैठता, पुरानी मान्यताओं को तोड़ सकता है और अनुसंधान के लिए बिल्कुल नए क्षितिज खोल सकता है। ब्रह्मांड ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि यह हमारी सबसे साहसी थ्योरी से कहीं अधिक जटिल और रोचक है। आइए अब हम मुख्य सिद्धांत से थोड़ा हटकर उन संभावित स्पष्टीकरणों पर विचार करें जो इस रहस्यमय घटना के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, भले ही उनकी संभावना कम हो। विज्ञान हमेशा वैकल्पिक परिकल्पनाओं के लिए जगह रखता है, चाहे वे पहली नजर में कितनी भी काल्पनिक क्यों न लगे। ऐसी ही एक परिकल्पना तारों के एक दुर्लभ और विदेशी प्रकार से जुड़ी है, जिसे थॉर्न-जिटकोव ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह तारे का एक सैद्धांतिक मॉडल है, एक लाल दानव या महादानव जिसके केंद्र में सामान्य कोर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण न्यूट्रॉन तारा मौजूद होता है। इस तरह का हाइब्रिड संकर एक करीबी दोहरे तारे के विलय के परिणाम स्वरूप बन सकता है। थॉर्न-जिटकोव ऑब्जेक्ट्स में बहुत खास रासायनिक गुण होने चाहिए और ये बेहद अस्थिर होते हैं। हो सकता है हमने जिस घटना का अवलोकन किया वह ठीक इसी तरह के ऑब्जेक्ट के ढहने का परिणाम हो। इसकी समाप्ति एक मानक सुपरनोवा परिदृश्य से भिन्न होती और इसके परिणाम कम नाटकीय या कम दृश्यमान होते। हालांकि आज की तारीख में थॉर्न-जिटकोव ऑब्जेक्ट्स का अस्तित्व पूरी तरह से सैद्धांतिक है। हमारे पास ऐसे कोई ठोस अवलोकन डेटा नहीं है जो उनकी वास्तविकता की पुष्टि करते हों। एक और विचार है जो इससे भी ज्यादा साहसी है और हमें सीधे विज्ञान कथा के दायरे में ले जाता है। क्या हो अगर हम किसी बाहरी सभ्यता, एलियन सिविलाइजेशन की गतिविधियों के परिणाम देख रहे हों? भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन द्वारा प्रस्तावित डायसन स्फीयर की अवधारणा कहती है कि एक अत्यंत विकसित सभ्यता अपने तारे की पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए उसके चारों ओर एक विशाल ढांचा या निर्माण कर सकती है। यदि ऐसी कोई स्फीयर, गोलाकार संरचना, तारे N6946-BH एक के चारों ओर बनाई जाती, तो यह उसके दृश्य प्रकाश को पूरी तरह से छिपा लेती।
और स्फीयर स्वयं गर्म होकर इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करता। यह बात सिद्धांत रूप में हमारे अवलोकनों से मेल खाती है। हालांकि इस परिकल्पना में कई समस्याएं हैं। पहला, ऑक्कम का उस्तरा। सिद्धांत कहता है कि हमें अत्यधिक आवश्यकता के बिना जटिल कारणों को शामिल नहीं करना चाहिए। एक विफल सुपरनोवा भौतिकी के ज्ञात नियमों पर आधारित एक प्राकृतिक व्याख्या है, जबकि एलियंस की गतिविधि एक बहुत ही सशक्त और अब तक अप्रमाणित धारणा है। दूसरा, जिस तेजी से तारा गायब हुआ, वह एक सुनियोजित निर्माण कार्य के बजाय किसी विनाशकारी प्राकृतिक प्रक्रिया की ओर अधिक संकेत करता है। एक पूरे तारकीय सिस्टम के आकार का ढांचा बनाने में कहीं अधिक समय लगता। बेशक ये सभी केवल बौद्धिक अटकलें हैं, लेकिन ये दर्शाती है कि ये घटना हमारे दिमाग को कितना उत्साहित करती है और हमें अपनी पारंपरिक सोच की सीमाओं से बाहर निकलने पर मजबूर करती है। अब मूल विषय पर लौटते हुए हमें यह सवाल पूछना होगा, आखिर किस बात से एक विशाल तारे की नियति तय होती है? क्यों कोई तारा सुपरनोवा बनकर फट जाता है, जबकि कोई दूसरा चुपचाप एक ब्लैक होल में सिमट जाता है? जाहिर तौर पर इसका जवाब तारे के जीवन के अंतिम चरण की बनावट में छिपा है, यानी संकुचन से ठीक पहले के क्षणों में। इसमें कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है तारे का द्रव्यमान, मास। संभवतः द्रव्यमान की एक निर्णायक सीमा, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड, मौजूद है। इस सीमा से हल्के तारे विस्फोट करते हैं, जबकि भारी तारे सीधे ब्लैक होल में सिमट जाते हैं। विभिन्न अनुमानों के अनुसार यह सीमा 20 से 40 सौर द्रव्यमानों, सोलर मैसेज, के बीच हो सकती है। हमारा गुमशुदा तारा, जिसका द्रव्यमान 2500 द्रव्यमान है, ठीक इसी सीमांत क्षेत्र में आता है। इसीलिए वह असफल होने वाले तारे की भूमिका के लिए एक आदर्श उम्मीदवार है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है तारे के घूमने की गति, घूर्णन गति। तेजी से घूमने वाले तारे में कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, अधिक होता है। संकुचन के दौरान यह कोणीय संवेग विस्फोट को शुरू करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, उत्पन्न करता है। इसके विपरीत धीरे घूमने वाला तारा सीधे संकुचन, डायरेक्ट कोलैप्स की ओर अधिक झुक सकता है। तीसरा कारक है धातुता, मेटालिसिटी, यानी हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों की मात्रा। धातुता तारे की बाहरी परतों की पारदर्शिता को प्रभावित करती है और यह भी तय करती है कि तारे का द्रव्यमान उसके जीवन काल के दौरान तारकीय पवन, स्टेलर विंड, के माध्यम से कितनी तेजी से अंतरिक्ष में बहेगा। कम धातुता वाला तारा अपने जीवन के अंत तक अधिक द्रव्यमान बरकरार रख सकता है, जिससे उसके सीधे संकुचन की संभावना बढ़ जाती है। अंत में पूर्व सुपरनोवा क्रोड, कोर की संरचना का भी बहुत बड़ा महत्व है। संकुचन से पहले के अंतिम सेकंडों में तारे के केंद्रीय क्षेत्रों में घनत्व, डेंसिटी और तापमान का वितरण कैसा है, यह एक निर्णायक कारक बन सकता है। इस संरचना में छोटे छोटे अंतर भी बिल्कुल अलग परिणाम दे सकते हैं, या तो एक सफल विस्फोट या फिर पूरी तरह से असफल होना। विडंबना यह है कि हम किसी तारे के अंदर झांककर इन विवरणों को नहीं देख सकते। हम केवल जटिल कंप्यूटर मॉडल बना सकते हैं जो इन प्रक्रियाओं को दोहराने की कोशिश करते हैं। और N6946-BH1 का गायब हो जाना सैद्धांतिक, थियोरेटिकल वैज्ञानिकों के लिए एक अमूल्य उपहार है। यह एक वास्तविक प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल परिणाम है, जिसके आधार पर अब हम अपने मॉडलों की जांच कर सकते हैं, गलत मॉडलों को खारिज कर सकते हैं और सही मॉडलों को सटीक बना सकते हैं। यह ब्रह्मांड की सबसे मौलिक और नाटकीय प्रक्रियाओं में से एक को समझने की कुंजी है। तो अब बात करते हैं इस वैज्ञानिक पड़ताल के भविष्य की। तारा N6946-BH1, N6946-BH1 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वैज्ञानिक लगातार उस जगह पर गहरी नजर बनाए हुए हैं जहां वह तारा कभी मौजूद था। वे वहां क्या देखने की उम्मीद कर रहे हैं? मुख्य चीजों में से एक है इंफ्रारेड स्रोत, इंफ्रारेड सोर्स का आगे का विकास। यदि यह वास्तव में पतन, कोलैप्स से पहले उत्सर्जित
एजेक्टेड पदार्थ का ठंडा होता हुआ बादल है, तो इसे एक अनुमानित नियम के अनुसार धीमा और ठंडा होते रहना चाहिए। इस अनुमान से कोई भी विचलन, डिविएशन, सिद्धांत पर फिर से विचार करने का कारण बनेगा। उदाहरण के लिए, यदि स्रोत अचानक फिर से चमकने लगे, तो इसका मतलब हो सकता है कि वहां महज ठंडा होने के बजाय कुछ ज्यादा जटिल प्रक्रिया चल रही है। दूसरी संभावना यह है कि सीधे तौर पर नवजात ब्लैक होल, न्यूबॉर्न ब्लैक होल का पता लगाने की कोशिश की जाए। ये करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, क्योंकि ब्लैक होल खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन हम इसके अप्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। यदि उस गायब हुए तारे का कोई साथी तारा, कंपेनियन स्टार, रहा होगा जो उसके चारों ओर घूमता था, तो अब यह साथी तारा एक अदृश्य ब्लैक होल के चारों ओर घूमेगा। साथी तारे की गति को देखकर अदृश्य वस्तु का द्रव्यमान, मैस, पता लगाया जा सकता है और यह पुष्टि की जा सकती है कि यह वास्तव में ब्लैक होल ही है। अभी तक साथी तारे के मौजूद होने के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन खोज जारी है। एक और उम्मीद भविष्य के टेलीस्कोप्स से जुड़ी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी परियोजनाएं, जो इंफ्रारेड रेंज में अद्वितीय संवेदनशीलता रखती हैं, हमें उस जगह की बहुत ज्यादा विस्तृत तस्वीर दे सकती है जहां से तारा गायब हुआ है। हो सकता है कि वेब वेब अवशिष्ट विकिरण, रेजिडुअल रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में ऐसे सूक्ष्म विवरण देख पाए जो पतन, कोलैप्स की परिकल्पना, हाइपोथेसिस की या तो अंतिम रूप से पुष्टि करे या उसे खारिज कर दें। इसके अलावा खगोलविद अब अन्य आकाशगंगाओं, गैलेक्सीज में ऐसी अन्य घटनाओं को सक्रिय रूप से खोज रहे हैं। अब जब हम जानते हैं कि क्या खोजना है, यानी ऐसे तारे जो अचानक चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो असफल सुपरनोवा, फेल्ड सुपरनोवा के लिए नए उम्मीदवार खोजने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। इस तरह की हर नई खोज हमें यह समझने के करीब लाएगी कि यह घटना कितनी सामान्य है और ब्रह्मांड, यूनिवर्स के जीवन में इसकी क्या भूमिका है। तो भले ही तारा गायब हो गया हो, इसकी वैज्ञानिक विरासत, साइंटिफिक लेगेसी, अभी खुलनी शुरू हुई है। यह कहानी महज एक खगोलीय घटना का विवरण नहीं है, बल्कि यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि वैज्ञानिक पद्धति असल में कैसे काम करती है। सब कुछ एक ऐसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ जो मौजूदा ज्ञान के दायरे में फिट नहीं बैठता था। इस अवलोकन ने एक पहेली, एक ऐसी समस्या को जन्म दिया जिसे हल करना जरूरी था। वैज्ञानिकों ने इसे महज एक गलती या अनियमितता, एनोमली मानकर टाल नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक एक करके सभी संभावित स्पष्टीकरणों की व्यवस्थित रूप से जांच शुरू कर दी। सबसे पहले सबसे सरल परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस, पर विचार किया गया, जैसे कोई छूटा हुआ सुपरनोवा या धूल का बादल। इनमें से हर परिकल्पना कुछ खास भविष्यवाणियां करती थी। उदाहरण के लिए, धूल के बादल के सिद्धांत ने चमकीले इंफ्रारेड विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन की भविष्यवाणी की। वैज्ञानिकों ने इन भविष्यवाणियों को परखने के लिए नए अवलोकन किए। जब अवलोकनों ने भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया, तो परिकल्पनाओं को खारिज कर दिया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। विज्ञान में सिद्धांत को तथ्यों से मेल खाना चाहिए, न कि इसका उल्टा होना चाहिए। जब सरल स्पष्टीकरण काम नहीं आए, तो वैज्ञानिकों को एक अधिक जटिल और नई विचार की ओर मुड़ना पड़ा, जिसे असफल सुपरनोवा, फेल्ड सुपरनोवा का सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत ने देखे गए सभी तथ्यों के समुच्चय, पूरी जानकारी की व्याख्या की। शुरुआती चमक, फिर उसका गायब हो जाना और अंत में हल्की इंफ्रारेड चमक। यह प्रमुख कार्यकारी परिकल्पना बन गई। लेकिन यह प्रक्रिया यहीं रुकी नहीं। अब विज्ञान का काम इस नई परिकल्पना की जांच करना है, इसे सबसे कठिन कसौटियों पर कसना है। वैज्ञानिक नए सबूतों की तलाश कर रहे हैं जो इसे या तो सिद्ध कर सके, जैसे किसी साथी तारे की गति, या इसके विपरीत इसे गलत साबित कर सके, जैसे यदि इंफ्रारेड स्रोत अप्रत्याशित रूप से व्यवहार करता है। वैज्ञानिक प्रगति इसी तरह होती है, अवलोकन, परिकल्पना, जांच और खंडन के एक सतत चक्र के माध्यम से।
यह धीमा और श्रमसाध्य तरीका है, लेकिन अंततः यह दुनिया को जानने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। और लापता तारे का रहस्य मानव जाति द्वारा लिखी जा रही ज्ञान की इस अंतहीन पुस्तक के सबसे रोमांचक अध्यायों में से एक है। आइए कल्पना करें कि यह सब उस तारे के लिए कैसा रहा होगा। लाखों करोड़ों सालों तक वह अपेक्षाकृत शांति से जीती रही, अपने धधकते हुए कोर में हल्के तत्वों को भारी तत्वों में बदलती रही। उसके केंद्र में परत दर परत एक प्याज की तरह थर्मोन्यूक्लियर दहन के उत्पाद जमा होते गए। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और अंततः लोहा, आयरन तक। लोहा अंतिम पड़ाव है। लोहे का संश्लेषण अब ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि उसे सोखता है। और तभी वह क्षण आता है जब तारे के बिल्कुल केंद्र में एक विशाल लोहे का क्रोड बन जाता है। ऊर्जा के स्रोत से वंचित यह क्रोड अब अपने ही गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता और विनाशकारी रूप से सिकुड़ने लगता है। इस प्रक्रिया में सेकंड का एक छोटा सा अंश ही लगता है। पृथ्वी के आकार का यह क्रोड सिकुड़कर एक छोटे से शहर जितना हो जाता है और अति सघन न्यूट्रॉन पदार्थ में बदल जाता है। यह महासंकुचन, कोलैप्स, न्यूट्रिनो के रूप में भयंकर मात्रा में ऊर्जा जारी करता है और एक अत्यंत शक्तिशाली शॉक वेव, सदमे की लहर को जन्म देता है। सामान्य परिदृश्य में यह शॉक वेव न्यूट्रिनो की ऊर्जा से प्रेरित होकर बाहर की ओर भागती है और तारे को टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन N6946BH1 के मामले में कुछ गड़बड़ हो गई। शायद लोहे के क्रोड का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा था, या हो सकता है कि बाहरी परतों की संरचना ऐसी थी कि उन्होंने शॉक वेव की सारी ऊर्जा सोख ली और उसे बाहर निकलने ही नहीं दिया। वह शॉक वेव सतह तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई और तब तारे का पूरा बाहरी आवरण, उसका विशाल द्रव्यमान जो सूर्य के द्रव्यमान का 20 गुना से भी ज्यादा था, अपना आधार खोकर नीचे केंद्र की ओर गिरने लगा। वह नवजात वस्तु चाहे एक न्यूट्रॉन तारा हो या पहले से ही एक ब्लैक होल। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं हुई। पदार्थ परत दर परत गिरता गया। हो सकता है कि क्रोड के संकुचन, कोलैप्स से उत्पन्न शुरुआती आवेग, इंपल्स के कारण पदार्थ का कुछ हिस्सा बाहर निकल गया हो। वही चमक जो हमने 2009 में देखी थी। लेकिन इसका अधिकांश द्रव्यमान बर्बाद हो गया था। यह गुरुत्वाकर्षण के जाल में समाता गया, गर्म होता रहा और इंफ्रारेड रेंज में चमकता रहा, जब तक कि उसका आखिरी परमाणु भी घटना क्षितिज, इवेंट होराइजन को पार नहीं कर गया। जहां कभी धधकती हुई प्लाज्मा का एक विशाल नीला गोला था, अब केवल एक विलक्षणता बिंदु, सिंगुलैरिटी, रह गया, जो शेष ब्रह्मांड से छिपा हुआ था। इस तारे ने प्रेक्षण किए गए खगोल विज्ञान के इतिहास में सबसे शांत आत्महत्या की। हमारी गुम हुई उस तारे की कहानी को एक और मशहूर खगोलीय पिंड, ईटा कैरने, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, से जोड़कर देखना काफी दिलचस्प है। ईटा कैरने हमारी अपनी आकाशगंगा में मौजूद एक विशाल और बेहद अस्थिर, अनस्टेबल तारामंडल है। यह सूर्य से लगभग 100 गुना ज्यादा वजनीय है और इसकी चमक 5 मिलियन गुना ज्यादा है। 19वीं शताब्दी के मध्य में ईटा कैरने ने ग्रेट इरप्शन, महाविस्फोट नामक एक घटना झेली थी। 20 सालों तक यह रात के आसमान में दूसरा सबसे चमकीला तारा बना रहा और फिर अचानक इसकी चमक बहुत कम हो गई। इस विस्फोट ने अंतरिक्ष में भारी मात्रा में पदार्थ फेंका, जिसने तारे को घेरने वाले मशहूर होमुनकुलस नेबुला को जन्म दिया। देखने में साल 2009 में N6946BH1, N6946-BH1 में आया चमक का विस्फोट भी इसी तरह के एक इरप्शन जैसा लग रहा था। शुरुआत में कई खगोलविदों ने यही माना। उन्हें उम्मीद थी कि ईटा कैरने की तरह यह तारा भी इस महाविपदा से बच जाएगा और समय के साथ फिर से दिखने लगेगा। लेकिन मुख्य अंतर उस बात में है जो इसके बाद हुई। ईटा कैरने भले ही फीका पड़ गया, लेकिन कहीं गायब नहीं हुआ। हम इसे आज भी नेबुला के केंद्र में देखते हैं और यह अभी भी आकाशगंगा के सबसे विशाल और चमकीले तारों में से एक है। यह बच गया, जबकि हमारी यह तारा नायिका नहीं बची। अपनी चमक के बाद
यह पूरी तरह से गायब हो गया। यह तुलना साफ तौर पर दिखाती है कि हमने दो मौलिक रूप से अलग अलग प्रक्रियाओं को देखा। ईटा कैरिने का विस्फोट अस्थिरता का प्रदर्शन था, न कि मृत्यु की अंतिम पीड़ा। तारे ने अपना कुछ द्रव्यमान तो खो दिया, लेकिन उसका केंद्रीय भाग कोर अक्षुण्ण रहा और उसमें थर्मोन्यूक्लियर संलयन फ्यूजन जारी है। वहीं N6946BH1 N6946-BH1 में आया विस्फोट शायद सीधे तौर पर कोर के ढहने कोर कल्प्स से जुड़ा था। यह अंतिम सांस थी, जिसके बाद पूरी तरह से स्थायी मृत्यु हो गई। हो सकता है कि मृत्यु से पहले की इस तरह की चमक असफल सुपरनोवा फेल्ड सुपरनोवाए की एक विशिष्ट पहचान हो। इनका अध्ययन करके हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से तारे फटेंगे और कौन से शांति से गायब हो जाएंगे। संभव है कि जब ईटा कैरिने का भी समय आएगा, तो यह भी फटेगा नहीं, बल्कि फायरवर्क आकाशगंगा फायरवर्क गैलेक्सी में मौजूद अपनी इस दूर की बहन के नक्शे कदम पर चलेगा। इस कहानी का एक सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें अपनी अवलोकन की सीमाओं पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हम ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए दूर की चीजों से आने वाली रोशनी को रिकॉर्ड करने के आदी हो चुके हैं। सुपरनोवा विस्फोट, चमकीले क्वासर और जगमगाती नेबुला, ये सभी दिखाई देने वाली और धमाकेदार घटनाएं हैं। लेकिन क्या होगा अगर ब्रह्मांड में सबसे जरूरी और आम प्रक्रियाएं वास्तव में शांत और अदृश्य हों? किसी तारे का गायब हो जाना एक ऐसी घटना है जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। अगर हम फायरवर्क आकाशगंगा फायरवर्क गैलेक्सी की लगातार निगरानी नहीं कर रहे होते, तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वहां कोई तारा था, और हम उसके गायब होने को तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाते। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कितनी ही शांत मौतें हो रही होंगी जिन पर हमारी नजर नहीं जाती। हो सकता है कि सीधा ब्लैक होल में ढह जाना, डायरेक्ट कोलैप्स, कोई दुर्लभ अपवाद न हो, बल्कि सबसे विशाल तारों के लिए यह एक सामान्य अंत हो। अगर ऐसा है, तो ब्लैक होल की संख्या के बारे में हमारे अनुमान बहुत कम हो सकते हैं। हम ब्लैक होल को या तो उनके आसपास के तारों पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से खोजते हैं, या फिर जब वे पदार्थ को निगलते हैं तो बनने वाली एक्रेशन डिस्क से निकलने वाले विकिरण से। ये दोनों ही तरीके केवल खास परिस्थितियों में ही काम करते हैं। लेकिन अगर कोई ब्लैक होल अकेले पैदा हुआ है, किसी अकेले तारे से, और उसके आसपास निकलने के लिए कोई पदार्थ नहीं है, तो वह बिल्कुल अदृश्य होगा। वह बस अंधेरे में सफर करता रहेगा और अपनी उपस्थिति केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही दिखाएगा। असफल सुपरनोवा फेल्ड सुपरनोवा ये का अध्ययन हमें ऐसी चीजों को खोजने का एक नया उपकरण देता है। हम सीधे ब्लैक होल को नहीं, बल्कि उनके जन्म की घटनाओं, यानी उन गायब होते तारों को खोज सकते हैं। यह खगोल विज्ञान में एक नई दिशा खोलता है, जिसे हम अनुपस्थिति का खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी ऑफ एब्सेंस या क्षणिक खगोल विज्ञान ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी कह सकते हैं। हम यह नहीं खोज रहे कि क्या प्रकट हुआ, बल्कि यह खोज रहे हैं कि क्या गायब हो गया। यह एक मौलिक रूप से नया दृष्टिकोण है जो क्रांतिकारी खोजों को जन्म दे सकता है। हो सकता है कि आने वाले सालों में वेरा रूबिन वेधशाला, वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसी नई और शक्तिशाली सर्वेक्षण दूरबीनों के चालू होने के साथ हम सालाना ऐसी दर्जनों या सैकड़ों घटनाओं को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। और इस तरह असफल सुपरनोवा एक अजीबोगरीब परिकल्पना से एक सामान्य और अच्छी तरह से अध्ययन की गई घटना बन जाएगा। आइए न्यूट्रिनो के सवाल पर वापस लौटते हैं। हमने पहले ही बताया था कि तारे के केंद्र के ढहने कोर कोलैप्स के साथ इन कणों का एक जबरदस्त विस्फोट होना चाहिए। असल में ढहने वाली कुल ऊर्जा का 99% हिस्सा न्यूट्रिनो ही लेकर चले जाते हैं, और केवल 1% ऊर्जा बचती है जिससे सुपरनोवा का विस्फोट हो पाता है, या फिर जैसा कि हमारे मामले में हुआ, नहीं हो पाता। ये न्यूट्रिनो पूरे तारे को भेदते हुए बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। ये अपने साथ केंद्र में हो रही सबसे गहरी प्रक्रियाओं की जानकारी लेकर जाते हैं। इसे ऐसे समझिए
जैसे हमारे पास कोई ऐसा आदर्श जासूस हो जो सबसे सुरक्षित बंकर में भी घुसकर सारे रहस्य बाहर निकाल लाए। इन न्यूट्रिनो को पकड़ना सुपरनोवा का अध्ययन करने वाले हर खगोल भौतिकविद, एस्ट्रोफिजिसिस्ट का सपना है। सन 1987 में हमें यह कामयाबी मिली। पृथ्वी पर स्थित न्यूट्रिनो वेधशालाओं ने बड़े मैगेलेनिक बादल, लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड में हुए सुपरनोवा 1987 ए के विस्फोट से लगभग 2 दर्जन न्यूट्रिनो रिकॉर्ड किए। यह न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान का जन्म था और इसने केंद्र के ढहने से संबंधित हमारे सिद्धांतों की शानदार तरीके से पुष्टि की। जैसा कि हमने बताया, हमारी गायब हुई तारा घटना के मामले में कोई न्यूट्रिनो विस्फोट दर्ज नहीं हुआ, लेकिन इसका असल में क्या मतलब है? फायरवर्क्स गैलेक्सी की दूरी बड़े मैगेलेनिक बादल की तुलना में 140 गुना ज्यादा है। न्यूट्रिनो का प्रवाह दूरी के वर्ग के हिसाब से कम होता जाता है। इसका मतलब है कि अगर विस्फोट की तीव्रता सुपरनोवा 1987 ए जितनी ही होती, तब भी हमारे मौजूदा डिटेक्टर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 न्यूट्रिनो ही पकड़ पाते, और शायद ज्यादा संभावना है कि एक भी नहीं पकड़ पाते। इसलिए सिग्नल न मिलना घटना के न होने का सबूत नहीं है, बल्कि यह हमारे सामने एक नई और महत्वाकांक्षी चुनौती पेश करता है: अगली पीढ़ी के न्यूट्रिनो टेलीस्कोप बनाना। ये टेलीस्कोप इतने संवेदनशील होने चाहिए कि दूर की आकाशगंगाओं में भी केंद्र के ढहने को रिकॉर्ड कर सके। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तो हमें एक अभूतपूर्व उपकरण मिल जाएगा। हम न केवल सुपरनोवा के चमकदार विस्फोटों को देख पाएंगे, बल्कि उन शांत ढालों को भी देख पाएंगे जिनके साथ रोशनी का कोई तेज चमकीला भभका नहीं होता। हम भारी भरकम तारों की सभी मौतों का एक संपूर्ण ब्यौरा तैयार कर पाएंगे, न कि सिर्फ उन तारों का जो शो करने का फैसला करते हैं। न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान वह कुंजी बन सकता है जो असफल सुपरनोवा, फेल्ड सुपरनोवाए के रहस्य को हमेशा के लिए खोल देगी और हमें एक मरते हुए तारे के बिल्कुल दिल में झांकने देगी। आइए इस कहानी के एक और जरूरी पहलू पर नजर डालते हैं। वह है इस गायब हुए तारे की रासायनिक बनावट, केमिकल कंपोजिशन। गायब होने से पहले यह तारा एक नीला महादानव, ब्लू सुपरजायंट था। इस तरह के तारे बहुत ज्यादा सतह के तापमान और तेज तारकीय पवन, स्टेलर विंड के लिए जाने जाते हैं। गायब होने से पहले इसके स्पेक्ट्रम, एएस स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके खगोलविदों ने पता लगाया कि यह किन रासायनिक तत्वों से बना था। खुलासा हुआ कि इसमें धातु तत्वों, मेटल्स की मात्रा अपेक्षाकृत कम थी, जिसे कम मेटालिसिटी, लो मेटालिसिटी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कम मेटालिसिटी वाले तारे अपने जीवन काल में कम द्रव्यमान खोते हैं और ढाने के समय तक उनका केंद्र, कोर, ज्यादा विशालकाय बना रहता है। इससे उनके सीधे ब्लैक होल में समा जाने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह किसी तारे की रासायनिक बनावट उसकी अंतिम नियति, भाग्य की भविष्यवाणी करने वाले प्रमुख संकेतों में से एक हो सकती है। शायद विशाल तारों के लिए एक तरह का विनाश का नक्शा, मैप ऑफ डूम, मौजूद है, जिसमें एक अक्ष, एक्सिस पर शुरुआती द्रव्यमान, इनिशियल मास, और दूसरे पर मेटालिसिटी दर्शाई गई है। इस नक्शे के एक क्षेत्र में वे तारे होंगे जो सुपरनोवा बनकर फटेंगे। दूसरे में वे जो असफल सुपरनोवा, फेल्ड सुपरनोवा बनेंगे, और तीसरे में शायद वे जो हाइपरनोवा बनकर गामा किरणों के विस्फोट, गामा रे बर्स्ट्स पैदा करेंगे। हमारा गायब हुआ तारा एन चहनो 46-BH1 शांत पतन, क्वाइट कोलैप्स वाले क्षेत्र में अंकित होने वाला पहला बिंदु, पॉइंट बन गया है। अब खगोलविदों का काम है कि वे ऐसे अन्य तारे खोजें और इस नक्शे को भरें, ताकि यह समझा जा सके कि किन मापदंडों, पैरामीटर्स के मेल से कौन सा अंत होता है। यह न केवल हमें तारों के भौतिकी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, बल्कि आकाशगंगाओं, गैलेक्सीज के विकास, एवोल्यूशन का अधिक सटीक मॉडल बनाने में भी सहायक होगा। क्योंकि तारे फटते हैं या ढह जाते हैं,
इसी बात पर निर्भर करता है कि कितने भारी तत्व, हैवी एलिमेंट्स, अंतरतारकीय माध्यम, इंटरस्टेलर मीडियम में उत्सर्जित होंगे और तारों और ग्रहों की अगली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध होंगे। दरअसल, रासायनिक बनावट किसी तारे के जेनेटिक कोड की तरह होती है, जो काफी हद तक उसके जीवन पथ और उसके दुखद अंत को निर्धारित करती है। आइए इस तारे के जीवन के अंतिम कुछ दिनों की कल्पना करें। अंतिम पतन फिनाले से हजारों साल पहले ही इसके कोर में हाइड्रोजन समाप्त हो चुकी थी। फिर हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन का ईंधन भी खत्म हो गया। दहन का हर नया चरण पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और बहुत ऊंचे तापमान और दबाव पर पूरा हो रहा था। अंतिम चरण, सिलिकॉन का जलना, जिससे लोहा आयन बनता है, केवल कुछ ही दिनों तक चला। इस बिंदु पर तारे का विनाश निश्चित था। उसकी बाहरी परतें तो सामान्य रूप से चमक रही थीं, पर उसके केंद्र में एक गुरुत्वाकर्षण बम, ग्रेविटेशनल बॉम्ब की घड़ी टिक टिक कर रही थी। जब लोहे का क्रोड क्रांतिक द्रव्यमान क्रिटिकल मास तक पहुंचा, तो पतन कोलैप्स शुरू हो गया। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के आकार का एक गोला सेकंड के 10वें हिस्से में सिमटकर मॉस्को शहर जितना रह जाए। केंद्र में घनत्व अकल्पनीय स्तरों पर पहुंच जाता है, जो परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के घनत्व से भी ज्यादा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं और साथ ही न्यूट्रिनो का एक शक्तिशाली प्रवाह बाहर निकलता है। यह न्यूट्रिनो प्रवाह प्रकाश की गति के करीब रफ्तार से बाहर की ओर भागता है। संभवतः इसी ने उस छोटी सी चमक को पैदा किया होगा जिसे हमने देखा। इसने अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा बाहरी परतों को दिया, जिससे वे फैलकर कुछ देर के लिए और ज्यादा चमक उठी। लेकिन यह आवेग, इंपल्स, पर्याप्त नहीं था। नवजात केंद्रीय पिंड, जो अब ज्यादातर संभावना में एक ब्लैक होल बन चुका था, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक शक्तिशाली था। वह आघात तरंग, शॉकवेव, जिसे तारे को फाड़ देना चाहिए था, अंदर ही कहीं दबकर खत्म हो गई। और फिर महान पतन, ग्रेट फॉल शुरू हुआ। समर्थन खो चुकी तारे की बाहरी परतें गुरुत्वाकर्षण की खाई में नीचे की ओर गिरने लगी। सबसे पहले सिलिकॉन और ऑक्सीजन से भरपूर परतें गिरी, फिर कार्बन, हीलियम और अंत में हाइड्रोजन से बनी सबसे बाहरी और सबसे विशाल परत भी नीचे चली गई। इस प्रक्रिया में कई साल लग सकते थे। इस पूरे समय के दौरान गिरता हुआ पदार्थ गर्म हुआ और ऊर्जा उत्सर्जित करता रहा, लेकिन यह दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट के बजाय इंफ्रारेड रेंज में था। यह एक धीमे, शांत निगलने, अब्जॉर्प्शन जैसा था। साल दर साल पृथ्वी पर लगे टेलीस्कोप ने यह रिकॉर्ड किया कि तारे से आने वाला दृश्य प्रकाश कैसे मंद होता गया और इंफ्रारेड स्रोत धीरे धीरे ठंडा होता गया। वर्ष 2015 तक उस विशाल तारे के अंतिम अवशेष घटना क्षितिज, इवेंट होराइजन को पार कर चुके थे। जिस जगह पर लाखों वर्षों तक वह नीला दैत्य, ब्लू जायंट चमकता रहा था, वहां अब केवल एक खालीपन बचा था और दिक्काल की चादर, स्पेस टाइम फैब्रिक पर फैलती गुरुत्वाकर्षण की लहरें, खामोशी। यह कहानी हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और समय के बहाव, गति के बारे में सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। हम कह देते हैं कि कोई तारा रातों रात या कुछ ही सालों में गायब हो गया, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हम उन घटनाओं को देख रहे हैं जो 22 मिलियन करोड़ साल पहले घटित हुई थी। प्रकाश को और उस तारे के गायब होने की जानकारी को भी फायरवर्क गैलेक्सी से हमारी दूरबीनों तक पहुंचने में ठीक इतना ही समय लगा। जब हमने 2007 में इस तारे को देखा और यह हमें चमकीला और स्थिर दिखाई दिया, तब भी असल में वह 22 मिलियन साल पहले ही खत्म हो चुका था। वह बहुत पहले ही ब्लैक होल बन चुका था। हम केवल उसका आभास, सुदूर अतीत से आई उसकी रोशनी की गूंज, यानी कि प्रकाश की प्रतिध्वनि देख रहे थे, और उसकी मृत्यु, उसके ढहने, कोलैप्स की जानकारी तो हम तक 2009 में उस छोटी सी रोशनी की चमक के रूप में पहुंची थी। यह एक अद्भुत एहसास है कि हम उन घटनाओं के गवाह बन रहे हैं जो कब की इतिहास बन चुकी है। देखा जाए तो पूरा खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी
एक टाइम मशीन ही है जो हमें अतीत में झांकने का मौका देती है। हम अंतरिक्ष में जितना दूर देखते हैं, ब्रह्मांड के उतने ही प्राचीन युगों को देख पाते हैं। जब हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखते हैं, तो हम उसे 2.5 मिलियन साल पहले के रूप में देखते हैं। जब हम सुदूर क्वासरों पर नजर डालते हैं, तो हम ब्रह्मांड को उसकी किशोरावस्था में देखते हैं, जब उसकी उम्र सिर्फ कुछ बिलियन साल थी। और इस संदर्भ में एन 6946 BH, एक तारे का गायब हो जाना, महज एक खगोलीय घटना नहीं है। ये अतीत से आया एक ऐसा संदेश है जिसने हमें तारों के वर्तमान और भविष्य पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। यह एक याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अपने बिल्कुल अलग समय के पैमानों पर जीता है, और हम तो बस एक छोटे से ग्रह पर मौजूद नन्हे पर्यवेक्षक हैं, जिन्हें समय और अंतरिक्ष की इस अथाह गहराई में एक पल के लिए झांकने और इसके महान रहस्यों को सुलझाने का सौभाग्य मिला है। ब्रह्मांड में और कौन सी चीजें इस तरह से व्यवहार कर सकती हैं? अचानक गायब हो जाना। असफल सुपरनोवा के अलावा कुछ अन्य, हालांकि ज्यादा काल्पनिक स्थितियां भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, कुछ सिद्धांत तथा कथित ब्लैक स्टार्स या ग्रेविटेशनल वैक्यूम स्टार्स के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। इन्हें ब्लैक होल का एक संभावित विकल्प माना जाता है। इन मॉडलों के अनुसार जब कोई तारा ढहता है, तो वह एक सिंगुलैरिटी नहीं बनाता, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम प्रभावों द्वारा नियंत्रित पदार्थ की एक नई अवस्था में बदल जाता है। ऐसा ब्लैक स्टार बाहरी रूप से ब्लैक होल से लगभग अप्रभेद्य, इंडिस्टिंग्विशेबल होता है, लेकिन इसमें शास्त्रीय अर्थों में कोई इवेंट होराइजन नहीं होता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पिंड शाश्वत नहीं होता। बहुत लंबे समय के बाद यह अचानक विस्फोट कर सकता है और इसके द्वारा निगले गए सभी पदार्थ को वापस ब्रह्मांड में फेंक सकता है। क्या यह संभव है कि हम किसी तारे के जन्म को नहीं, बल्कि इसके विपरीत ऐसी ही किसी विचित्र वस्तु से जुड़ी प्रक्रिया को देख रहे हैं? इसकी संभावना कम है, क्योंकि यह हमें पूरी तरह से काल्पनिक भौतिकी के क्षेत्र में ले जाएगा। एक और विकल्प है सितारों की सीधी टक्कर। घने तारों के समूहों, स्टार क्लस्टर में ऐसा होता रहता है। यदि दो विशाल तारे टकराते हैं, तो इसका परिणाम उनका विलय, मर्जर और बाद में ब्लैक होल में ढहना हो सकता है। हालांकि फायरवर्क गैलेक्सी कोई गोलाकार समूह नहीं है, और वहां सितारों का घनत्व इतना अधिक नहीं है कि टक्करें एक सामान्य घटना बन सकें। इसके अलावा टक्कर के साथ एक बहुत ही विशिष्ट प्रकाश की चमक होनी चाहिए थी, जो हमें दिखाई नहीं दी। इस प्रकार वैकल्पिक विचारों के मौजूद होने के बावजूद कोई भी विचार तथ्यों के पूरे समूह को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाता जितना असफल सुपरनोवा की परिकल्पना समझाती है। ये सबसे सरल, तार्किक और भौतिक रूप से प्रमाणित व्याख्या बनी हुई है। यह इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक वैज्ञानिक सिद्धांत, भले ही वह शुरुआत में केवल अनुमानात्मक हो, अवलोकन में अपनी पुष्टि पाता है और दुनिया की हमारी समझ का हिस्सा बन जाता है। जो बात कल ब्लैकबोर्ड पर सिर्फ एक सूत्र थी, वह आज एक दूर की आकाशगंगा में हमारी आंखों के सामने घटित होने वाली वास्तविकता बन गई है। आइए अब उस नाम की बात करें जो इस तरह के सितारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, असफल सुपरनोवा, फेल्ड सुपरनोवा। जाहिर है, यह नाम एक मानवीकृत धारणा पर आधारित है और भौतिकी, फिजिक्स के दृष्टिकोण से पूरी तरह सही नहीं है। तारे ने न तो विस्फोट करने की कोशिश की और न ही वह असफल हुआ। उसने तो बस भौतिकी के नियमों का पालन किया, जिसने उस विशेष स्थिति में ऐसा परिणाम दिया। पूरे ब्रह्मांड के लिए सफल या असफल जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ केवल विकास के अलग अलग रास्ते होते हैं। हाँ, यह नाम हमारे आश्चर्य और कुछ हद तक हमारी अधूरी अपेक्षाओं को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। हम दर्शक किसी शानदार 30 से भरे नाटक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें सिर्फ मंच से कलाकार का चुपचाप गायब हो जाना देखने को मिला। लेकिन हो सकता है कि इसी विफलता में कोई गहरा अर्थ छिपा हो। सुपरनोवा विस्फोट एक रचनात्मक कार्य है। यह जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को पूरे अंतरिक्ष में बिखेर देता है। वहीं ब्लैक होल में चुपचाप सिकुड़ जाना एक तरह से स्वार्थ का कार्य है।
तारा अपनी सारी संपत्ति यानी अपने सभी जमा किए हुए भारी तत्व को अपने साथ ऐसी कब्र में ले जाता है जहां से वापसी नहीं है। वह उन्हें गैलेक्सी के साथ साझा नहीं करता। यदि ब्रह्मांड में ऐसे स्वार्थी तारे बहुत अधिक हैं, तो यह अंतरतारकीय माध्यम इंटरस्टेलर मीडियम के समृद्ध होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और परिणामस्वरूप जीवन के पनपने की स्थितियों को और दुर्लभ बना सकता है। दूसरी ओर, एक नए ब्लैक होल का जन्म भी एक महत्वपूर्ण घटना है। ब्लैक होल आकाश गंगाओं, गैलेक्सी के निर्माण और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकाश गंगाओं के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल उनमें तारा निर्माण की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तारकीय द्रव्यमान स्टेलर मैस वाले ब्लैक होल आपस में विलीन होकर गुरुत्वाकर्षण तरंगे ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न करते हैं, जो ब्रह्मांड के सबसे चरम कोनों के बारे में जानकारी हम तक पहुंचाती है। तो हो सकता है कि रासायनिक विकास केमिकल एवोल्यूशन के दृष्टिकोण से जो असफलता है, वह गुरुत्वाकर्षण गतिशीलता ग्रेविटेशनल डायनामिक्स के दृष्टिकोण से सफलता हो। ब्रह्मांड सृजन और अवशोषण के बीच, तेज विस्फोटों और शांत विलुप्तियों के बीच एक संतुलन बनाए रखता है। और अब हमें पहली बार इस शाश्वत ब्रह्मांडीय नाटक के पर्दे के पीछे झांकने का मौका मिला है। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे में ऐसी घटना होने की संभावनाएं क्या हैं? ये बहुत ही वास्तविक है। हमारी आकाश गंगा में भविष्य के सुपरनोवा या विफल सुपरनोवा के कई उम्मीदवार मौजूद हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है ओरियन तारामंडल में स्थित बिटलजूस और पहले ही बताई जा चुकी ईटा कैरिना। बिटलजूस एक लाल महादानव रेड सुपरजायंट है जो अपने जीवन के अंतिम चरण पर है। अनुमान है कि यह अगले 1 लाख वर्षों के भीतर किसी भी पल फट सकता है और हो सकता है कि यह पहले ही फट चुका हो, जिसका प्रकाश हम तक अभी तक नहीं पहुंचा है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 15 से 20 गुना है, जिस वजह से यह एक सामान्य सुपरनोवा और पूर्ण रूप से ढहने यानी ब्लैक होल बनने की सीमा पर स्थित है। ये किस तरह खत्म होगा, इसका परिदृश्य कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता। अगर यह फटता है तो कुछ हफ्तों के लिए यह आसमान में पूर्णिमा के चंद्रमा जितना चमकीला हो जाएगा और इसे दिन में भी देखा जा सकेगा। लेकिन अगर यह चुपचाप ढह जाता है तो ओरियन का सबसे चमकीला तारा हमारे आसमान से बस गायब हो जाएगा। यह पूरी मानवता के लिए वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना होगी। ईटा कैरिना और भी अधिक विशाल और अस्थिर है, लेकिन यह हमसे काफी दूर भी है। इसका अंत शायद और भी भव्य होगा, लेकिन इसकी भविष्यवाणी करना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। हमारी आकाशगंगा में ऐसे सितारों का निरीक्षण करके हम उन संकेतों को खोजने की कोशिश कर सकते हैं जो बताते हैं कि ढहना करीब आ रहा है। उदाहरण के लिए, स्पंदन के पैटर्न में बदलाव, सतह की रासायनिक संरचना में अचानक परिवर्तन या न्यूट्रिनो का तीव्र उछाल। सुपरनोवा के लिए एक शुरुआती चेतावनी प्रणाली, जिसे स्नूज कहते हैं, भी मौजूद है। यह दुनिया भर के न्यूट्रिनो डिटेक्टरों को एक साथ जोड़ती है। अगर ये हमारी आकाशगंगा में किसी तारे के कोर केंद्रीय भाग के ढहने से न्यूट्रिनो का उछाल दर्ज करते हैं, तो वे विस्फोट का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने से कुछ घंटे पहले अलार्म बजा सकते हैं। इससे खगोलविदों को कीमती समय मिलेगा ताकि वे दुनिया के सभी टेलीस्कोप को सही जगह पर केंद्रित कर सके और विस्फोट की ठीक शुरुआत को देख सके। और हो सकता है किसी दिन यह प्रणाली अलार्म बजाए लेकिन कोई विस्फोट न हो। तब हम समझ जाएंगे कि हम अपने पड़ोस में एक नए ब्लैक होल के जन्म के साक्षी बने हैं। चलिए अब हम जरा कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। जिस तारे की बात हो रही है उसका द्रव्यमान यानी मास हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 25 गुना था। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? हमारे सूर्य का द्रव्यमान लगभग 2 नॉनिलियन किलोग्राम है, यानी 2 के बाद 30 शून्य। इस हिसाब से गायब हुए तारे का कुल द्रव्यमान 50 नॉनिलियन किलोग्राम था और यह सारा पदार्थ दृश्य ब्रह्मांड विजिबल यूनिवर्स से अचानक लुप्त हो गया। यह सब कहाँ गया? यह सीधे एक ब्लैक होल में सिमट गया। अब सवाल है
कि इस नवजात ब्लैक होल का आकार कितना है। ब्लैक होल का आकार उसके गुरुत्वाकर्षण त्रिज्या, ग्रेविटेशनल रेडियस, या जिसे श्वार्ज़चाइल्ड त्रिज्या कहते हैं, उससे तय होता है। 25 सूर्य के द्रव्यमान के लिए यह त्रिज्या महज 75 किलोमीटर है। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल तारा जो पहले हमारी पृथ्वी की कक्षा अर्थ्स ऑर्बिट के बराबर जगह घेरता था, अब सिकुड़ कर मात्र 150 किलोमीटर व्यास डायमीटर के एक गोले में समा गया है। यह हमारे धरती के कई शहरों के बीच की दूरी से भी छोटा है। ऐसी वस्तु का घनत्व, डेंसिटी केंद्र बिंदु, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, पर लगभग अनंत हो जाता है। इसकी सतह पर, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। यही वजह है कि हम इसे देख नहीं पाते। यह एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण जेल बन गई है जहां से किसी चीज का बाहर निकलना असंभव है। दिलचस्प यह है कि गायब होने से ठीक पहले जो प्रकाश की चमक, फ्लैश निकली थी, उसमें इतनी ऊर्जा थी जितनी हमारा सूर्य 1 लाख सालों में उत्सर्जित करता है। इसके बावजूद यह ऊर्जा उस तारे को तोड़ ढाक कर बिखेरने के लिए काफी नहीं थी। इससे हमें अंदाजा होता है कि विशालकाय तारों के भीतर कितनी जबरदस्त, कितनी विराट शक्तियां काम कर रही हैं। तारे को संपीड़ित, कंप्रेस करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रचंड था कि हजारों लाखों सूर्यों की ऊर्जा भी उसे हरा नहीं पाई। ये सचमुच में टाइटन्स की जंग थी, जिसमें इस बार गुरुत्वाकर्षण को एक स्पष्ट और निर्विवाद विजय प्राप्त हुई। ये सभी आंकड़े हमें उन प्रक्रियाओं की भयावहता, स्केल और चरम स्थितियों को समझने में मदद करते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। हम आकाश में किसी एक बिंदु के गायब होने की बात नहीं कर रहे, बल्कि पदार्थ और ऊर्जा के एक मौलिक रूपांतरण, फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। वह भी ऐसी चरम और विचित्र परिस्थितियों में जिनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। क्या इस खोज का बाहरी जीवन की तलाश पर कोई असर पड़ेगा? पहली बार में देखने पर लगता है कि कोई सीधा नाता नहीं है, मगर जरा गहराई से सोचा जाए तो यह संबंध जरूर है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के लिए जरूरी भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लोहा विशाल तारों के गर्भ में बनते हैं। ये तत्व सुपरनोवा विस्फोटों के जरिए पूरी आकाशगंगा में फैल जाते हैं। इन्हीं सितारों की धूल से ही पृथ्वी जैसे पथरीले ग्रह बनते हैं और आखिरकार इन्हीं से जीवित प्राणी भी। यदि सबसे विशाल तारों का एक बड़ा हिस्सा फटता नहीं है, बल्कि सीधे ब्लैक होल में समा जाता है, तो इसका मतलब है कि वे आकाशगंगा को इन जरूरी तत्वों से समृद्ध करने में योगदान नहीं देते। असल में ये ऐसे लालची तारे हैं जो अपने खजाने को अपने साथ ही ले जाते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आकाशगंगाओं की औसत मेटालिसिटी, यानी भारी तत्वों की मात्रा, हमारी अपेक्षा से कहीं धीमी गति से बढ़ रही है। और मेटालिसिटी जितनी कम होगी, पथरीले ग्रहों के बनने की संभावना और नतीजतन जीवन की संभावना भी उतनी ही कम होगी। इस तरह असफल सुपरनोवा की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, प्रसिद्ध ड्रेक समीकरण का एक पैरामीटर बन सकती है, जो आकाशगंगा में बुद्धिमान सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाता है। अगर यह पता चलता है कि असफल सुपरनोवा की संख्या बहुत ज्यादा है, तो यह ब्रह्मांड के निवास योग्यता गुणांक को हमारी सोच से भी नीचे गिरा सकता है। यह फर्मी विरोधाभास, फेर्मी पैराडॉक्स के लिए एक और संभावित उत्तर है। बाकी सब कहाँ हैं? शायद जीवन की उत्पत्ति के लिए स्थितियां इसलिए दुर्लभ है क्योंकि इसके निर्माण सामग्री बनाने वाली कई फैक्ट्रियां अपना उत्पादन बिखेरने के बजाय खुद ही सिमटकर खत्म हो जाती है। बेशक यह कई चरों, वेरिएबल्स में से सिर्फ एक है, लेकिन यह दिखाता है कि विज्ञान के दो दिखने में दूर के क्षेत्र, तारकीय पतन का खगोल भौतिकी और खगोल जीव विज्ञान, कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। जिस जगह यह पूरी नाटकीय घटना हुई, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? पटाखा आकाशगंगा एनजीसी 6946 एक दंडाकार सर्पिल आकाशगंगा है। यह हमारी मंदाकिनी, मिल्की वे की तरह ही है, लेकिन इसमें सितारे बनने की गतिविधि बहुत ज्यादा है। इसकी सर्पिल भुजाओं में ढेर सारे युवा
गर्म और विशालकाय तारे मौजूद हैं। यही वजह है कि यहाँ सुपरनोवा अक्सर देखने को मिलते हैं। ये सचमुच में तारों की जन्मभूमि और साथ ही तारों का कब्रिस्तान भी है। लापता तारा भी ऐसे ही एक सर्पिल भुजा में अपने अनगिनत साथियों के बीच मौजूद था। यह जगह बहुत ही जीवंत और गतिशील थी और इसी गतिशीलता के कारण ही हम इस दुर्लभ घटना के गवाह बन पाए। अगर यह तारा किसी पुरानी दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगा में होता, जहां तारा निर्माण बहुत पहले रुक चुका है, या हमारी ही मंदाकिनी के किसी शांत पिछड़े कोने में होता, तो हमारे लिए इसे देख पाना लगभग असंभव होता। इस तरह यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड ने खुद यह जगह यूं ही नहीं चुनी। उसने यह अद्भुत नजारा हमें ऐसी जगह दिखाया जहां दूरबीनें लेकर सबसे ज्यादा दर्शक मौजूद थे। इसका यह भी मतलब है कि अगर हम ऐसी और घटनाएं ढूंढना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ऐसी ही आकाशगंगाओं पर नजर डालनी होगी जिनमें सितारा निर्माण सक्रिय हो। तारों के इन पालना घरों में ही अक्सर उनकी दुखद मृत्यु भी होती है। किसी भी खगोलीय घटना का अध्ययन करते समय उसके आसपास के वातावरण को जानना भी घटना को समझने जितना ही महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में लापता तारे का पता, यानी उसका स्थान, एक और अप्रत्यक्ष प्रमाण बन गया कि हम एक युवा और विशालकाय तारे के जीवन के अंत को देख रहे थे। आइए हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों, ग्रेविटेशनल वेव्स पर विचार करें। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जब कोई भी पिंड तेज गति से चलता है, तो वह अंतरिक्ष समय स्पेस टाइम की चादर पर वैसी ही तरंगे या लहरें पैदा करता है जो प्रकाश की गति से आगे बढ़ती है। किसी तारे के केंद्र कोर का ढहना, कोलैप्स, ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से एक है। जब यह कोर विषम रूप से सिकुड़ता है, तो यह गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्सर्जित करता है, जो अपने साथ उस पूरी प्रक्रिया की गतिशीलता, डायनेमिक्स की जानकारी ले जाती है। एक सामान्य सुपरनोवा के मामले में विस्फोट भी विषम होता है और एक शक्तिशाली लेकिन जटिल और अव्यवस्थित केओटिक संकेत पैदा करता है। लेकिन जब हम असफल सुपरनोवा, फेल्ड सुपरनोवा की बात करते हैं, यानी जहां केवल कोर ढहता है और कोई विस्फोट नहीं होता, तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का संकेत काफी शुद्ध, क्लीन होना चाहिए। यह एक खास चर्प सिग्नल जैसा दिखना चाहिए, जहां कोर के सिकुड़ने के साथ ही तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और आयाम, एम्पलीट्यूड, दोनों बढ़ते जाते हैं। और जैसे ही ब्लैक होल बनता है, यह संकेत अचानक बंद हो जाता है। अगर हम ऐसा संकेत दर्ज कर पाते, तो यह पूर्ण पतन, कंप्लीट कोलैप्स, का सबसे सीधा और अकाट्य प्रमाण होता। दुर्भाग्य से 2009 में हमारे पास लाइगो, एलाइगो और विर्गो, विर्गो जैसी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाएं, ऑब्जर्वेटोरीज, अपनी आधुनिक और उन्नत क्षमता में उपलब्ध नहीं थीं। इन्हें बाद में शुरू किया गया था, लेकिन अब ये काम कर रहे हैं और नियमित रूप से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के विलय, मर्जर्स, को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये आसपास की आकाशगंगाओं में होने वाले सुपरनोवा से आने वाले गुरुत्वाकर्षण तरंग संकेतों का भी पता लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आज ऐसी किसी तारे के गायब होने की घटना होती है, तो हमारे पास मौका होगा कि हम इसे न सिर्फ दूरबीनों, टेलीस्कोप्स में देखें, बल्कि गुरुत्वाकर्षण डिटेक्टरों की मदद से इसे सुन भी सके। यह इन घटनाओं के अध्ययन में एक वास्तविक क्रांति होगी। हमें एक ही समय में विद्युत चुंबकीय, यानी प्रकाश, और गुरुत्वाकर्षण तरंग चैनलों के माध्यम से जानकारी मिलेगी। इसे बहुमाध्यम खगोल विज्ञान, मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, और यह हमें तारों के जीवन के अंतिम क्षणों में होने वाली प्रक्रियाओं की सबसे संपूर्ण और विस्तृत समझ प्रदान करने का वादा करता है। एक और दिलचस्प सवाल यह है, क्या होगा अगर पूरा तारा ब्लैक होल में न गिरा हो? क्या यह संभव है कि इसके बाहरी परतों का कुछ छोटा हिस्सा अंतरिक्ष में फेंक दिया गया हो? कुछ मॉडल भविष्यवाणी करते हैं कि भले ही सुपरनोवा विफल हो गया हो, द्रव्यमान का एक छोटा प्रतिशत इतनी गति प्राप्त कर सकता है कि वह दूर चला जाए। यह एक तरह का असफल विस्फोट होगा, जो बेहद मंद और कमजोर होगा।
अगर ऐसा है, तो भविष्य में हम देख सकते हैं कि यह बाहर निकला हुआ पदार्थ आसपास के अंतरतारकीय माध्यम से टकराता है, जिससे रेडियो या एक्स-रे तरंगों में एक हल्की चमक पैदा होती है। यह इस बात की पुष्टि करने का एक और तरीका होगा कि उस जगह कोई घटना हुई थी। इस तरह की रेडियो या एक्स-रे प्रतिध्वनि की तलाश पहले से ही जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। हो सकता है कि यह निष्कासन बहुत कमजोर रहा हो, या इसे अभी तक अंतरतारकीय गैस के घने बादलों तक पहुंचने का समय न मिला हो। लेकिन यह भविष्य के शोध के लिए एक और महत्वपूर्ण दिशा है। साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि असफल सुपरनोवा का परिदृश्य ही शांत मृत्यु का एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता है। कुछ मॉडल यह बताते हैं कि पतन से पहले एक तारे ने तीव्र तारकीय पवन के कारण अपनी पूरी हाइड्रोजन परत खो दी होगी। परिणाम स्वरूप केवल उसका नग्न हीलियम कोर ही ढह जाता है। इस तरह के पतन से भी कोई तेज विस्फोट नहीं होता, लेकिन इसके संकेत उस चीज से अलग होंगे जो हमने पहले देखे हैं। तारों के जीवन के अंतिम चरणों की विविधता का अध्ययन करना आधुनिक खगोल भौतिकी के सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। हम धीरे धीरे यह समझ रहे हैं कि सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल का सामान्य परिदृश्य केवल एक संभावना है, और कई अन्य सूक्ष्म और जटिल रास्ते भी मौजूद हैं। और N6946BH1, N6946BH1 तारे के गायब होने जैसी हर नई पहेली हमें ब्रह्मांडीय विकास की एक अधिक पूर्ण और बहुआयामी तस्वीर बनाने में मदद करती है। कल्पना कीजिए कि आप एक जासूस हैं और इस मामले की जांच कर रहे हैं। आपके पास घटनास्थल है, फायरवर्क गैलेक्सी में एक बिंदु। आपके पास लापता शिकार है, 25 सूर्यों के द्रव्यमान वाला एक तारा। आपके पास गवाहों के बयान भी हैं, हबल और स्पिट्जर जैसे टेलीस्कोपों से मिला डेटा। ये गवाह बताते हैं कि शिकार ने पहले अजीब व्यवहार किया, एक तेज चमक आई, और फिर वह बस गायब हो गया। पीछे सिर्फ एक हल्का सा गर्मी का धब्बा छोड़ गया। आपके पास कुछ संदिग्ध है। पहला, मिस्टर डस्ट, धूल। उसका दावा है कि उसने पीड़ित पर बस एक मोटी चादर डाल दी है और वह उसके नीचे सुरक्षित और जिंदा है। लेकिन फोरेंसिक जांच, इंफ्रारेड अवलोकन बताती है कि यह चादर बहुत ठंडी है। इसका मतलब है वह झूठ बोल रहा है। दूसरा संदिग्ध है मिस्टर सुपरनोवा। उसका दावा है कि शिकार की मृत्यु एक जोरदार और चमकीले विस्फोट में हुई, लेकिन किसी भी गवाह, आकाश के सर्वेक्षण ने ऐसा कोई धमाका देखा ही नहीं। उसका बचाव सिद्ध नहीं होता। और तभी मुख्य संदिग्ध सामने आता है, मिस्टर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, अपनी खास शक्ल में, जिसे पूर्ण पतन, टोटल कोलैप्स कहा जाता है। उसके पास कोई बचाव नहीं है। उसका मकसद है प्रकृति का मूलभूत नियम। उसकी कार्यशैली है शांत और निर्दयी रूप से निगल जाना, और सभी सुरागा उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। मरने से ठीक पहले की चमक, अचानक गायब होने की घटना, बचा हुआ हल्का तापमान, ये सब उसकी कार्यशैली, मोडस ऑपरेंडी में एकदम फिट बैठते हैं। उस समय की तकनीकी सीमाओं के कारण आपके पास सीधे सबूत, जैसे कि फिंगरप्रिंट, गुरुत्वाकर्षण तरंगे या सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, न्यूट्रिनो का फटना, उपलब्ध नहीं है। लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, यानी अप्रत्यक्ष सबूतों का यह समूह इतना मजबूत है कि आप दोषी ठहराने का फैसला सुनाने के लिए तैयार हैं। आधुनिक खगोल भौतिकी, मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स भी इसी तरह काम करती है, एक बड़ी जासूसी एजेंसी की तरह, जो ब्रह्मांड के रहस्यों और अपराधों की जांच करती है, और इसके लिए फोटॉन, न्यूट्रिनो और गुरुत्वाकर्षण तरंगों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करती है। इस पूरी कहानी में गजब की विडंबना है। इस गैलेक्सी का नाम ही फायरवर्क रखा गया था, क्योंकि यह हमेशा चमकीले और शोरगुल वाले सुपरनोवा विस्फोटों के लिए जानी जाती थी। खगोलविद इसे इस उम्मीद में देख रहे थे कि उन्हें एक और आतिशबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन अंत में वे जिस घटना के साक्षी बने, वह ब्रह्मांड में कल्पना की जा सकने वाली सबसे शांत और अगोचर घटना थी। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी रॉक कॉन्सर्ट में गए हों, लेकिन वहां गिटार के कान फोड़ू रिफर्स के बजाय
आपको पूरी तरह से चुप्पी सुनाई दे, मानो ब्रह्मांड ने हम पर कोई शरारत की हो, यह दिखाते हुए कि उसका प्रदर्शन हमारी सोच से कहीं ज्यादा विशाल है। यह न केवल जोर से चिल्ला सकता है, बल्कि फुसफुसा भी सकता है। और अक्सर सबसे गहरा और महत्वपूर्ण अर्थ इसी फुसफुसाहट में छिपा होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अप्रत्याशित के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम एक ही सिद्धांत पर टिके नहीं रह सकते और यह उम्मीद नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड हमेशा वैसे ही व्यवहार करेगा जैसा कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में लिखा है। सबसे बड़ी खोजें तभी होती है जब हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो हमारी स्थापित मान्यताओं को पूरी तरह से तोड़ देती है। यही विज्ञान का असली प्रेरक बल है। अगर हमारे सभी अवलोकन हमेशा सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाते, तो विज्ञान नीरस हो जाता और कब का खत्म हो चुका होता। सौभाग्य से ब्रह्मांड लगातार हमें नई पहेलियां देता रहता है, जो हमारे दिमाग को काम करने, नए सिद्धांत बनाने और उनकी जांच के लिए नए उपकरण बनाने पर मजबूर करती है। और वह गायब हुए तारे का रहस्य इन्हीं बेहतरीन पहेलियों में से एक है, हमारे कौतूहल के लिए ब्रह्मांड का एक उपहार। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सभी उपलब्धियों के बावजूद हम अभी भी अज्ञात के अथाह महासागर के किनारे खड़े हैं और सबसे रोमांचक खोजें अभी होनी बाकी हैं। हमारे इस अनुसंधान का निष्कर्ष यह है कि हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि हमने एक अनूठी घटना देखी है। यह इतिहास में पहली बार मजबूती से दर्ज किया गया असफल सुपरनोवा का मामला है। एक विशाल तारा विस्फोट होने के बजाय शांति से ढहकर एक ब्लैक होल में समा गया। यह घटना सैद्धांतिक रूप से तो बताई गई थी, लेकिन पहले कभी देखी नहीं गई थी। साल 2009 में जो चमक दिखाई दी थी, वह शायद तारे की अंतिम छटपटाहट थी, जो उसके कोर के ढहने के कारण पैदा हुई थी। दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट में उसका गायब हो जाना और साथ ही मंद होती इंफ्रारेड इंफ्रारेड किरणें, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि तारे का अधिकांश द्रव्यमान नवजात ब्लैक होल में गिर गया। इस खोज का बहुत बड़ा महत्व है। यह हमें दिखाता है कि ब्लैक होल बनने का एक वैकल्पिक मार्ग भी मौजूद है, जिस पर हमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि ब्रह्मांड में हमारी सोच से कहीं ज्यादा ब्लैक होल मौजूद है। ये आकाशगंगाओं के रासायनिक विकास की हमारी समझ को भी प्रभावित करता है, क्योंकि इस परिदृश्य में भारी तत्व, हैवी एलिमेंट्स, अंतरिक्ष में बाहर नहीं फैलते, बल्कि ब्लैक होल में ही कैद हो जाते हैं। N6946BH1, N6946BH1 की इस कहानी ने ब्रह्मांड को देखने के लिए एक नई खिड़की खोल दी है। अब हमें न सिर्फ उन चीजों की तलाश करनी होगी जो प्रकट होती हैं, बल्कि उन चीजों को भी ढूंढना होगा जो गायब हो जाती हैं। यह तारों के जीवन चक्र के अध्ययन में एक नए युग की शुरुआत है। एक ऐसा युग जिसमें शांत और अस्पष्ट घटनाएं भी सबसे शानदार खगोलीय आपदाओं, कॉस्मिक कैटाक्लिज्म्स से कम महत्वपूर्ण साबित नहीं हो सकती। और भले ही वह तारा स्वयं हमेशा के लिए लुप्त हो गया हो, लेकिन उसकी यह कहानी ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में नए ज्ञान की ओर हमारे लिए रास्ता लंबे समय तक रोशन करती रहेगी। तो चलिए, अपनी इस खोज यात्रा के जरूरी पहलुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने तारों के जीवन चक्र से शुरुआत की, यह समझने के लिए कि एक भारी तारे की सामान्य मौत हमेशा एक तेज धमाके यानी सुपरनोवा के रूप में क्यों होती है। इसके बाद हम फायरवर्क्स गैलेक्सी में पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात अपनी कहानी की मुख्य पात्र से हुई, एक नीला सुपरजायंट जिसके व्यवहार में कुछ अजीबोगरीब बातें थीं। हमने देखा कि किस तरह 2009 में इसने एक रहस्यमय चमक फ्लैश अनुभव की और फिर 2015 तक यह पूरी तरह से नजरों से गायब हो गया। हमने धूल के बादल के पीछे छिपने जैसे सामान्य स्पष्टीकरणों पर विचार किया और उन्हें खारिज कर दिया। यही बात हमें मुख्य परिकल्पना तक ले गई, एक असफल सुपरनोवा, फेल्ड सुपरनोवा। हमने समझा कि यह क्या होता है, बिना किसी धमाके के तारे का सीधा ब्लैक होल में समा जाना, जहां गुरुत्वाकर्षण बाकी सभी बलों पर भारी पड़ता है। हमने इस दावे को मजबूत करने वाले सबूतों की जांच की। चमक की प्रकृति
और बाकी बचा हुआ इंफ्रारेड विकिरण। हमने खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए इस खोज के भारी परिणामों पर चर्चा की। यह ब्लैक होल्स की संख्या और ब्रह्मांड में भारी तत्वों के निर्माण के बारे में हमारी समझ को बदल देता है। हमने वैकल्पिक बल्कि और ज्यादा विलक्षण परिकल्पनाओं पर भी रोशनी डाली और समझा कि वे कम संभव क्यों हैं। हमने मर रहे तारे के बिल्कुल केंद्र में झांका, उसके जीवन के अंतिम क्षणों की कल्पना की और हमने यह जाना कि 22 मिलियन साल पहले घटित हुई इस घटना ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने का एकदम नया तरीका खोल दिया है। गायब हो रहे पिंडों ऑब्जेक्ट्स की खोज करना यह वास्तव में एक सच्ची जासूसी कहानी थी, जिसमें एक रहस्य था, सबूत थे, संदिग्ध थे और आखिर में एक बेहद संतुष्टिजनक हल था, जिसने फिर भी कई और नए सवालों को जन्म दिया। विज्ञान का स्वभाव ऐसा ही होता है। तो उस तारे का रहस्य जो रातों रात गायब हो गया, अब सुलझता दिख रहा है। हमें वह महाविस्फोट, ग्रैंड एक्सप्लोजन देखने को नहीं मिला जिसका हमें इंतजार था। इसके बजाय ब्रह्मांड ने हमें कुछ बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमय दिखाया। एक ब्लैक होल का शांत जन्म। हमारे सूर्य से 25 गुना अधिक विशालकाय वो तारा बस बंद हो गया और अपने सभी रहस्यों को घटना क्षितिज इवेंट हॉराइजन के पार ले गया। सुपरनोवा का यह विफल होना, फेल होना, वास्तव में विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुआ है। इसने हमें पहली बार अवलोकन संबंधी पुष्टि दी कि तारे केवल जोरदार धमाके के साथ ही नहीं, बल्कि खामोशी से भी मर सकते हैं। यह खोज हमें ब्रह्मांड में ब्लैक होल की संख्या पर पुनर्विचार करने, उस गति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करती है, जिस गति से अंतरिक्ष जीवन के लिए आवश्यक तत्वों से भर रहा है। और सबसे मायावी वस्तुओं को खोजने के लिए हमें एक नया उपकरण भी प्रदान करती है। अब दुनिया भर के खगोल शास्त्री यह समझने के लिए नए असफल तारों, यानी उन तारों को जो सुपरनोवा बनने में विफल रहे, की तलाश कर रहे हैं कि यह घटना कितनी आम है। हर गायब होता तारा इस अद्भुत प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने की दिशा में एक और कदम होगा। हो सकता है कि हम इस खोज की दहलीज पर खड़े हों कि ब्रह्मांड में शांत मौतें उतनी ही सामान्य हैं जितनी जोरदार। इस अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय पहेली में मेरे साथ इतना समय बिताने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपके लिए न केवल सुकून देने वाला, बल्कि वास्तव में रोमांचक भी रहा होगा। यदि आपको हमारी यह खोज पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ब्रह्मांड के रहस्यों पर नई कहानियों को न चूकें। और अब आपके लिए मुख्य सवाल। आपके अनुसार उस तारे के साथ वास्तव में क्या हुआ होगा? क्या यह सिर्फ एक असफल सुपरनोवा था, या इसके पीछे कुछ और रहस्यमय है जिसका हमें अभी तक अंदाजा नहीं है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। शुभ रात्रि और स्वच्छ आकाश।